हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो? होप करता हूं आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप लोगों से मैं सीडीपी का टेस्ट लूंगा, स्पेशल सीटेट एग्जाम 2024 के लिए। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो टोटल आपके क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 30। अगर आप लोग 30 में से 12 से ज्यादा प्रश्न सही कर लेते हैं तो आपकी सीडीपी की तैयारी बहुत ही अच्छी है और आप सीटेट एग्जाम में अच्छा स्कोर करके आओगे सीडीपी में, और एग्जाम को भी क्वालिफाई कर लोगे बहुत ही आराम से। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर देना ताकि और सारे बच्चों को हेल्प मिल सके। और क्लासेस अगर आप लोगों को देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। प्लेलिस्ट में आपको सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। पहले प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करेंगे। अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक डॉट डॉट के द्वारा सीखने को संवर्धित कर सकता है। तो किसके द्वारा जो है सीखने को संवर्धित कर सकता है एक शिक्षक, ये आपको बताना है। विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने के द्वारा, या अपेक्षाओं का एक रूप स्तर रखने के द्वारा, या विद्यार्थियों से किसी प्रकार की अपेक्षाएं न रखने के द्वारा, या विद्यार्थियों से बहुत उच्च अपेक्षाएं रखने के द्वारा। पहला का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जवाब देने का प्रयास करेंगे। डेली क्लासेस का टाइमिंग आप सभी को पता है। डेली मॉर्निंग में 9 बजे आपकी क्लासेस चलती हैं, दोपहर में 2:30 बजे क्लास चलती है, उसके बाद 6:45 पे आपकी क्लासेस चलती हैं। ये 3 क्लासेस का टाइमिंग आप लोग नोट कर लीजिए। डेली आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी। होप करता हूं आप लोग फॉर्म फिल कर लिए होंगे अच्छे से। करेक्शन की जो डेट है 21 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के बीच में आप करेक्शन कर पाओगे। आप एक बार अपना प्रिंट आउट चेक कर लीजिए, कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं हो गई है, उसको नोट डाउन कर लीजिए और 21 से 25 के बीच में अपने फॉर्म में आप लोग करेक्शन कर लेना। करेक्शन का जो चार्ज होता है बिल्कुल फ्री आपको होता है, ठीक ना। तो अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार जो है एक शिक्षक जो होता है वो विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने के द्वारा सीखने को संवर्धित कर सकता है। पहला का ऑप्शन यहां पे पहला ही आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, यहां पे देख सकते हो। विकास शुरू होता है उत्तर बाल्यावस्था से, या प्रसव पूर्व अवस्था से, या शैशवावस्था से, या पूर्व बाल्यावस्था से। तो सभी लोग जवाब देंगे विकास जो है शुरू होता है किस अवस्था से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है एजुकेशन मिसाइल, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो देखिए, जो विकास होता है ये शुरू होता है प्रसव पूर्व अवस्था से शुरू होता है, ठीक है ना। तो यहां पे आपका दूसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। विकास जो है प्रसव पूर्व अवस्था से ही शुरू होता है, हॉरलॉक के अनुसार, ठीक ना, जन्म के समय, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हो। बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार जो है सभी प्रकार के पशुओं, खनिज और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता कहलाती है। तार्किक गणितीय बुद्धि कहलाती है, या प्राकृतिक बुद्धि कहलाती है, या भाषिक बुद्धि कहलाती है, या जो है स्थानिक बुद्धि कहलाती है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। थोड़ा सा समय लेना बट सोच समझ के इसका उत्तर देना, सभी का सही होगा। बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिज और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता कौन सी बुद्धि कहलाती है? तो ये प्राकृतिक बुद्धि कहलाती है, ठीक है ना। यहाँ पे पशुओं, खनिज, पेड़ पौधों की बात की जा रही है ना, पहचानने की बात की जाए तो यहाँ पे प्राकृतिक बुद्धि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो तीसरा का जितने भी लोग यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट किए थे उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, यहाँ पे देख सकते हो। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है, बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति मंद बुद्धि के होते हैं। यह कथन किसके जो है प्रतिस्थापित सिद्धांत पर आधारित है? बुद्धि और जाति विभिन्नताओं के, या बुद्धि के वितरण, या बुद्धि की वृद्धि, या बुद्धि और लैंगिक विविधताओं। चलिए 4 का राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे सब लोग। बहुत अच्छे भाई, सभी लोग वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जवाब देने का प्रयास करेंगे। अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है, बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति मंद बुद्धि के होते हैं। यह कथन जो है बुद्धि के वितरण के प्रतिस्थापित सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है ना। बुद्धि के वितरण के प्रतिस्थापित सिद्धांत पर आधारित है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, यहां पे देख सकते हो। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे कि सहयोगी अधिगम में अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थी छोटे और कम निपुण विद्यार्थियों की मदद करते हैं। इससे गहन प्रतियोगिता होती है, यह उच्च नैतिक विकास होता है, यह समूहों में द्वंद्व होता है, यह उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होता है। 5 का राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे। सहयोगी अधिगम में अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थी छोटे और कम निपुण विद्यार्थियों की मदद करते हैं। इससे जो है
उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होता है। क्या होता है इससे? उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होता है। तो यहां पे 5 का ऑप्शन, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है, सभी लोग 6 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। यहां पे देख सकते हो कि जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता तो यह कहलाता है अधिगम का शून्य स्थानांतरण, या अधिगम का निरपेक्ष स्थानांतरण, या अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण, या अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण। 6 का राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे। जब पूर्व का अधिगम जो है नई स्थितियों के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता तो यह कहलाता है, तो यह जो है अधिगम का शून्य स्थानांतरण कहलाता है। क्या कहलाता है? अधिगम का शून्य स्थानांतरण कहलाता है। 6 का पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, चिंतन जो है अनिवार्य रूप से एक क्या है? संज्ञानात्मक गतिविधि, मनोगतिक प्रक्रिया, मनोवैज्ञानिक परिघटना, या भावनात्मक व्यवहार। तो बताएंगे सब लोग। 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चिंतन जो है अनिवार्य रूप से एक क्या है? 7 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कई बार सीटेट एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो चिंतन अनिवार्य रूप से एक जो है मनोवैज्ञानिक परिघटना है। क्या है? मनोवैज्ञानिक परिघटना है चिंतन अनिवार्य रूप से। तो यहां पे 7 का ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छे भाई, वीडियो को लाइक कर दो सब लोग, और 30 में से जितने भी क्वेश्चन आपके सही हो कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर जरूर से जरूर शेयर करना, ठीक है। चलिए और भी क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, तो एक बार प्लेलिस्ट जरूर से जरूर चेक करना, वहां पे आपको बहुत सारी क्लासेस मिल जाएंगी। एसएससी, सीडीपी, हिंदी, ईवीएस की क्लासेस मिल जाएंगी, एंड बहुत ही जल्द संस्कृत लैंग्वेज की क्लासेस मैं स्टार्ट करने वाला हूं। जितने भी सीटेट में अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेटेस्ट वाले क्वेश्चन, वही क्वेश्चंस करवाऊंगा जो आपको 14 दिसंबर 2024 के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ओके, चलिए जुड़े रहो इस चैनल से, आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। अगला प्रश्न, एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे समानतः सीखते हैं व्यक्तिक और सामूहिक दोनों रूपों में, या मुख्य रूप से जो है शिक्षक से, या व्यक्तिक रूप से, या समूह से। तो एक बाल केंद्रित में बच्चे जो होते हैं वो समानतः सीखते हैं किससे? बताएंगे सब लोग। 8 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि अगर ऑप्शन में आपको न समझ में कि हम किस में लगाएं, देखिए यही होती है प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस ट्रिक से करोगे ना तो आसान हो जाएगा थोड़ा सा। मैंने आपको बताया था कि अगर आपको कुछ ना समझ में आए तो जो सबसे बड़ा ऑप्शन होता है, जो सबसे आपको अच्छा लगे, वही ऑप्शन आप हमेशा सीटेट में करेक्ट होता है। तो एक बाल केंद्रित में बच्चे जो होते हैं समानतः व्यक्तिक और सामूहिक दोनों रूपों में जो है सीखते हैं, ठीक है ना। व्यक्तिक और सामूहिक दोनों रूपों में सीखते हैं। यहां पे ऑप्शन पहला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और उपयुक्त सभी वाले तो ऑप्शन छोड़ना ही नहीं, ठीक है ना। उपयुक्त सभी वाले सीटेड में 99% सही होते हैं ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए यहां पे, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है कहलाती है प्रत्यक्षण कहलाता है, समायोजन कहलाता है, या समावेशन कहलाता है, या स्कीमा कहलाता है। तो 9 का राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे भाई। पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है कहलाता है, क्या कहलाता है? समावेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? समावेशन कहलाता है। 9 का ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ध्यान से पढ़ना आप लोग, फिर आप लोग इसका जवाब देना। प्रश्न क्या है? एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की सदैव इस रूप में सहायता करती है कि वे एक विषय क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय क्षेत्रों के ज्ञान के साथ जोड़ सके। इससे किसको बढ़ावा मिलता है? किसको बढ़ावा मिलता है? पुनर्बलन को, ज्ञान के सह संबंध एवं अंतरण को बढ़ावा मिलता है, या व्यक्तिगत भिन्नताओं को बढ़ावा मिलता है, या शिक्षार्थी स्वायत्तता को बढ़ावा मिलता है? एक बार फिर से प्रश्न को देखिए आप लोग, अच्छे से देखिए। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की सदैव इस रूप में सहायता करती है कि वे एक जो है विषय क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय क्षेत्रों के ज्ञान से जोड़ सके, या इससे जो है किसको बढ़ावा मिलता है? तो इससे ध्यान रखना, ज्ञान के सह संबंध एवं अंतरण को बढ़ावा मिलता है। यहां पे दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, सृजनात्मकता मुख्य रूप से किससे संबंधित है? मॉडलिंग से, अनुकरण से, अभिसारी चिंतन से, या अपसारी चिंतन से? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीटेट में कई बार यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सृजनात्मकता मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो ये जो है अपसारी चिंतन से संबंधित है। किससे संबंधित है? अपसारी चिंतन से संबंधित है। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस क्वेश्चन हैं, सीटेट में पूछे गए प्रश्न हैं, ठीक है। चलिए
अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह जो है प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। वह विद्यार्थी किस रूप से अभिप्रेरित है? व्यक्तिगत रूप से, अनुभाविक रूप से, आंतरिक रूप से या बाह्य रूप से? बताएं सब लोग। बहुत अच्छे भाई, 12 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए बताएंगे सब लोग। एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। वह विद्यार्थी जो है किससे अभिप्रेरित है? तो वह विद्यार्थी आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है। किस रूप से? आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है वह विद्यार्थी। 12 का ऑप्शन यहां पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्यवहार का करना पक्ष में आता है। किसके पक्ष में आता है व्यवहार का करना? सीखने के गतिक क्षेत्र के पक्ष में, सीखने के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में, या सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र में, या सीखने के भावनात्मक क्षेत्र में? तो व्यवहार का करना किसके पक्ष में आता है? 13 का राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे भाई। वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। भावी शिक्षक व शिक्षिका हैं आप लोग, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है जुड़े रहो, हमारे चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। तो व्यवहार का करना किसके पक्ष में आता है? तो ये सीखने के जो है गति के क्षेत्र में आता है। किसके क्षेत्र में आता है? सीखने के गति के क्षेत्र में आता है। 13 का ऑप्शन पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, यहां पे देख सकते हो। विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियां, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियों तथा विद्यालय पत्रिका निकालना किसके लिए है? शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने के लिए, विभिन्न व्यवसायों के लिए जो है विद्यार्थियों को प्रतिष्ठित करने के लिए, या विद्यालय का नाम रोशन करने के लिए, या अभिभावकों को जो है संतुष्ट करने के लिए? तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जवाब देने का प्रयास करेंगे भाई। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। अब डेली क्लासेस में आपको ज्वाइन होना है। डेली मॉर्निंग में 9 AM पे, दोपहर में 2:30 बजे, शाम 6:45 पे आपकी क्लासेस चलेंगी। विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियां, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियों तथा विद्यालय पत्रिका निकालना किसके लिए है? तो ये शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने के लिए है। किसके लिए है? शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने के लिए है। ऑप्शन पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, यहां पे देख सकते हो। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। कि एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को अनेक तरह की सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रखती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजनाएं, भूमिका निर्वाह आदि। यह सीखने के किस आयाम को उजागर करता है? सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम, मनोरंजन द्वारा अधिगम, भाषा निर्देशित अधिगम, या प्रतियोगिता आधारित अधिगम? प्रश्नों को एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं कि एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को अनेक तरह की सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रखती है, जैसे समूह चर्चा में, समूह परियोजनाएं में, भूमिका निर्वाह में, या सीखने के किस आयाम को उजागर करता है? तो यह उजागर करता है सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम को उजागर करता है। ठीक है ना? ऑप्शन पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। और नेगेटिव टैग वर्ड, पॉजिटिव टैग वर्ड की क्लासेस में कब लाऊं? आप लोग बताइए, क्योंकि वो क्लास बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। बहुत ही जल्द वो क्लास में लाने वाला हूं, उस क्लास को जरूर से जरूर देखना। 10 से 15 क्वेश्चन आप करेक्ट कर पाओगे सिर्फ नेगेटिव टैग वर्ड से, पॉजिटिव टैग वर्ड से। तो उस क्लास को जरूर देखना जब भी वो वीडियो मेरी आए। ओके, जब एक शिक्षिका दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों को कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है, तो कक्षा के लिए सीखने हेतु बाधाएं उत्पन्न कर रही हैं, या समावेशी कक्षा की जो है भावना के अनुसार कार्य कर रही हैं, या सभी शिक्षार्थियों में दृष्टिबाधित शिक्षार्थी के प्रति सहानुभूति विकसित करने में मदद कर रही हैं, या दृष्टिबाधित शिक्षार्थी पर संभवतः तनाव बढ़ा रही हैं? 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जवाब देने का प्रयास करेंगे। देखिए, ये प्रश्न आपका जो है, जब एक शिक्षिका दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों को कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है, तो प्रश्न आपका पॉजिटिव है, तो नेगेटिव तो ऑप्शन होगा नहीं। जैसे यहां पे पहला पढ़िए कि कक्षा के लिए सीखने हेतु बाधाएं उत्पन्न कर रही है, नहीं, नेगेटिव है आपका, ये गलत हो जाएगा। समावेशी कक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही हैं, तो यहां पे यही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। अगला प्रश्न क्या है कि एक शिक्षिका अपने शिक्षण में दृश्य, श्रव्य सामग्रियों और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती हैं, क्योंकि वे शिक्षक को आराम देते हैं, वे प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हैं, वे शिक्षार्थियों को विविध उपलब्ध कराते हैं, या इनमें अधिकतम इंद्रियों का उपयोग सीखने को संवर्धित करता है? 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत अच्छे भाई, चलिए 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा?
एक शिक्षिका अपने शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्रियों और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती हैं क्योंकि इनमें अधिकतम इंद्रियों का उपयोग सीखने को संवर्धित करता है। किसको करता है? सीखने को संवर्धित करता है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, यहां पे देख सकते हो, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कोहल वर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है क्या? सहयोग की नैतिकता, नैतिक तर्कणा, या नैतिक यथार्थवाद, या नैतिक दुविधा। 18 का राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे। चलिए, कोहल वर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है क्या? उसे कहा जाता है नैतिक तर्कणा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नैतिक तर्कणा कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, यहां पे देख सकते हो। प्रश्न क्या है? एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता। इस विद्यार्थी को जो है किसमें सहायता की आवश्यकता है? बताइए। भावनात्मक क्षेत्र, या उच्च स्तरीय चिंतन कौशल, या संज्ञानात्मक क्षेत्र, या मनोगत्यात्मक क्षेत्र। एक बार प्रश्न को फिर से देखिए, फिर आप लोग इसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार जो है करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता। इस विद्यार्थी को किसमें सहायता की आवश्यकता है? इसको जो है सहायता की आवश्यकता है भावनात्मक क्षेत्र में, ठीक है ना। भावनात्मक क्षेत्र में जो है सहायता की आवश्यकता है इस विद्यार्थी को। तो पहला ऑप्शन ही आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है डियर, सभी लोग इसका राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे। चलिए बताएंगे सब लोग। शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये किसमें भी सहायता करती है? दुश्चिंता में भी करती है, या समाजीकरण में भी करती है, या मूल्य द्वंद्व में भी करती है, या आक्रामकता में भी करती है। 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जवाब देने का प्रयास करेंगे। शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये जो है समाजीकरण में भी सहायता करती हैं। किसमें भी सहायता करती हैं? समाजीकरण में भी सहायता करती हैं। 20 का ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे है, समावेशी शिक्षा किस विद्यालय शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है? विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशिष्ट विद्यालयों के माध्यम से शिक्षा देने को प्रोत्साहित करती है, या केवल बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल देती है, जो सभी निर्योग्य बच्चों को शामिल करती है, जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखे हुए बगैर सभी बच्चों को शामिल करती है? बताएंगे सब लोग। 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? समावेशी शिक्षा किस विद्यालय शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है? देखिए, जो केवल आपको देखा जाए तो वो आपका नेगेटिव होता है, काट देना है तुरंत, वो तो सही ही नहीं होगा, ठीक है। इसमें जो सही होगा, जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक एंड भाषिक या जो है अन्य विभिन्न योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर सभी बच्चों को शामिल करती है। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक है इसमें? बताइए। 22 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक है? आंखों का रंग, सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता, समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवृत्ति, चिंतन पैटर्न। 22 का राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे सब लोग। बहुत अच्छे भाई। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक है? तो यहाँ पे आंखों का रंग जो होता है आपका जेनेटिक्स होता है, आनुवंशिकता संबंधी कारक है। ऑप्शन, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। शिक्षकों को जो है अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए क्योंकि वे प्रायः किस की ओर संकेत करती है? योग्यताओं के अनुसार समूह बनाने के जो है हेतु दिशा निर्देश की ओर संकेत करती है, या भिन्न प्रकार की पाठ्य चर्चा की आवश्यकता की ओर संकेत करती है, या उनके ज्ञान की सीमा या आवश्यक उपचारात्मक युक्तियों की ओर संकेत करती है? तो 23 का राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे। शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए क्योंकि वे प्रायः जो है आवश्यक उपचारात्मक युक्तियों की ओर संकेत करती हैं। तो यहां पे चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने में बहुत ज्यादा समय लेती है। यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? बताइए। व्यक्तिगत विभिन्नता को, अंतः संबंध को, या निरंतरता को, या सामान्य से विशिष्ट की ओर? किस सिद्धांत को दर्शाता है? बताइए। सीमा जो है
हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है, जबकि लीना उसे सीखने में ज्यादा समय लेती है। यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? तो यह विकास के जो है व्यक्तिक विभिन्नता सिद्धांत को दर्शाता है, व्यक्ति विभिन्नता सिद्धांत को दर्शाता है। पहला ही आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, यहां पे देख सकते हो, निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं? पौष्टिकता की जो है गुणवत्ता के अतिरिक्त, या संस्कृति के अतिरिक्त, या शिक्षा की गुणात्मक, या जो है शारीरिक गठन। तो निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं? तो इसमें अगर हम शारीरिक गठन को छोड़ दें तो पौष्टिकता की गुणवत्ता, संस्कृति, शिक्षा की गुणात्मकता, ये जो है सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। ठीक है, शारीरिक गठन को छोड़कर। ऑप्शन यहाँ पे चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, यहां पे देख सकते हो, श्रवण हास्य से ग्रसित बच्चे कक्षा में किस सबसे मुख्य नैराश्य का सामना करते हैं? दूसरों के साथ संप्रेषण करने तथा सूचनाओं को बांटने में अक्षमता, या दूसरे विद्यार्थियों के साथ जो है परीक्षा देने में अक्षमता, या प्रस्तावित पाठ्य पुस्तक को पढ़ने की क्षमता, या खेल कूद में भागीदारिता निभाने में अक्षमता। बताएंगे सब लोग। 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न को अच्छे से पढ़िए, फिर आप लोग जवाब देंगे। श्रवण हास्य में ग्रसित बच्चे कक्षा में किस सबसे मुख्य नैराश्य का सामना करते हैं? ऑप्शन देख लीजिए, फिर फटाफट जवाब देंगे सब लोग। तो यहां पे पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा कि दूसरों के साथ संप्रेषण करने तथा सूचनाओं को बांटने में अक्षमता। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किसकी समस्या से संबंधित है? ये अधिगम विकार से एक जरूर से जरूर क्वेश्चन आता है। 2 से 3 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। जैसे डिसलेक्सिया जो होता है, डिसलेक्सिया पढ़ने की समस्या से संबंधित होता है। डिस्कैलकुलिया गणितीय विकार से संबंधित होता है, डिस्कैलकुलिया। ठीक है ना, इससे मतलब मैं 2-3 नहीं कह रहा हूं, आ भी जाता है कभी कभी, बट 2 क्वेश्चन तो आपको जरूर 100% देखने को मिलेगा ये अधिगम विकार से। इसके मैं अलग से एक क्लास लूंगा, 100% यहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, तो डिसलेक्सिया पढ़ने से, डिस्कैलकुलिया गणितीय विकार से, डिस्मोर्फिया भ्रम की स्थिति से। ठीक है ना, ये 3 मैंने बता दिया, बाकी स्पेशल क्लास में बता दूंगा। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी जो है क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब बार बार उनकी परीक्षा होगी, वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं, उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाएगा, या वे निजी कोचिंग कक्षाओं में पढ़ेंगे। बताइए सब लोग। प्रतिभाशाली विद्यार्थी जो है अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब जो है वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं, तभी वो विकसित कर पाएंगे अपनी क्षमताओं को। प्रतिभाशाली विद्यार्थी वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं, तभी विकसित कर पाएंगे। चलिए, एक अच्छी पाठ्यपुस्तक किससे बचती है? लैंगिक समानता से, सामाजिक उत्तरदायित्व से, लैंगिक पूर्वाग्रह से, या लैंगिक संवेदनशील से? 29 का राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे। एक अच्छी पाठ्यपुस्तक जो है लैंगिक पूर्वाग्रह से बचती है। किससे बचती है? लैंगिक पूर्वाग्रह से बचती है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हो, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? मूर्त संक्रियात्मक, या जो है औपचारिक संक्रियात्मक चरण, या संवेदी प्रेरक चरण, या पूर्व संक्रियात्मक चरण? 30 का जवाब दीजिए। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? पूर्व संक्रियात्मक चरण को प्रदर्शित करता है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की जो है सीडीपी की क्लास। कैसी रही क्लास? कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देना। 30 में से कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट हुए हैं, कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर जरूर बताना। और भी क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो एक बार प्लेलिस्ट आप जरूर से जरूर चेक करना। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी, तो टेलीग्राम ग्रुप का नाम है एजुकेशन विद साहिल। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, वहां पे ज्वाइन हो जाइए। जो भी स्टडी मटेरियल होते हैं वहां पे आपको मैं सेंड कर देता हूं। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं दोपहर 2:30 बजे वाली क्लास में। जरूर आना आप लोग 2:30 बजे वाली क्लास में। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।